नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। और आज अड़ी में मुद्दा है एनडीए वर्सेस इंडिया। जी हां, इसमें एनडीए 38 दलों का गठबंधन है जिसकी मीटिंग इस वक्त दिल्ली में चल रही है, तो इंडिया 26 विपक्षी दलों का वो गठजोड़ है जिसका ऐलान थोड़ी देर पहले ही बेंगलुरु में किया गया। आपको ये देखिए, एनडीए वर्सेस इंडिया, आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक शक्ति केंद्रों की ये तस्वीरें होंगी आपके सामने, जो बताती हैं कि 2024 की तैयारी तेज हो चली है। मकसद साफ है, किसी कीमत पर सत्ता हासिल करना, और इसमें सबसे ज्यादा जोर इस वक्त ज्यादा से ज्यादा दलों को साथ लाने पर दिख रहा है। अब चाहे उनके पास एक भी एमपी हो या नहीं, एक भी एमएलए हो या नहीं, इसके अलावा भी कुछ बड़े सवाल उठते हैं। और उन सवालों पर उससे पहले आपको विपक्षी दलों के नए नाम इंडिया का पूरा मतलब बता देते हैं। आखिर इंडिया का नाम रखा क्यों गया? आप देखिए, ये दो तस्वीरें तो आपके सामने है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे हैं, जिन्होंने उत्तर की तमाम पार्टियों को अपने साथ लाकर एनडीए को बड़ा करने की कोशिश की है, तो दक्षिण पर जोर है इंडिया नामक विपक्षी दलों के इस गठजोड़ का। लेकिन पहले इंडिया का मतलब आपके सामने। इंडियन, आई से इंडियन, एन से नेशनल, डी से डेवलपमेंटल, आई से इंक्लूसिव और ए से अलायन, यानी इंडिया का फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। जो पहले कभी यूपीए हुआ करता था वो अब इंडिया हो गया है। विपक्षी मोर्चे का नया नाम इंडिया आपके सामने। हालांकि ये जो इंडिया है, इसको लेकर विपक्षी दलों में और भी कई मंथन हुआ है। इसके बाद मीडिया के सामने आए, शक्ति प्रदर्शन करते हुए बैठक के बारे में उन्होंने जानकारी दी। आइए आपको जल्दी से अब यह बता देते हैं कि बेंगलुरु में आज क्या हुआ है। 26 विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा। अब 11 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन एक कमेटी बनेगी। मुंबई में इस महागठबंधन की अगली बैठक होगी। मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने कहा कि 2024 में इंडिया जीतेगा। इस मीटिंग से एक बड़ी बात निकलकर सामने आई है। कांग्रेस महागठबंधन के नाम में डेमोक्रेटिक अलायंस चाहती थी, लेकिन सहयोगियों ने इसे डेवलपमेंटल अलायंस का नाम दिया। आगे बढ़े उससे पहले आइए आपको विपक्षी दलों के कुछ बड़े नेताओं के बयान की एक रील सुनाते हैं। A new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance. इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए ये नाम चुना गया। लड़ाई नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है। एनडीए कैन यू चैलेंज इंडिया, भाजपा कैन यू चैलेंज इंडिया। कुछ लोगों का ऐसे लग रहा है कि परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, देश हमारा परिवार है और इस परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं। इकोनॉमी बर्बाद कर दी इन्होंने, रेलवे बर्बाद कर दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए। देश की जनता के मन में एक डर है कि अब क्या होगा। हम है ना, आप क्यों डरते हो? चिंता मत करो। तो विपक्षी दलों की बातों का एक मजमून हमने आपके सामने रखा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस वक्त दिल्ली में एनडीए की मीटिंग में मौजूद हैं, आज ही जब उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को एक नई सौगात दी, तो उस वक्त उन्होंने इसी विपक्षी गठबंधन को लेकर क्या कहा, आपके लिए वो सुनना भी बेहद जरूरी है। जल्दी से वो भी सुनिए। एक कवि महाशय ने अवधि में लिखा था, यह अवधि भाषा में लिखी गई कविता है। गाइड कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर यह बड़ा फिट बैठता है। इनकी दुकान पर दो चीजों की गारंटी मिलती है। एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं, और दूसरा ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। इनका प्रोडक्ट है 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। एक जमाने में एक गाना बहुत मशहूर था, मुझे तो पूरा याद नहीं है, लेकिन मुझे याद आ रहा है। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर
कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के सामने क्या आता है? अगर कोई करोड़ों के घोटाले में जमानत पर है तो उसे बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है। अगर पूरा का पूरा परिवार ही जमानत पर है तो उसकी और ज्यादा खातिरदारी होती है। अगर किसी दल का कोई वर्तमान मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो उसे एक्स्ट्रा नंबर देकर स्पेशल इनवाइटी बुलाया जाता है। भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक हैं। न खाता न वही, जो परिवार कहे वही सही। इन परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। फैमिली फर्स्ट, नेशन नथिंग। इनकी एक ही विचारधारा है, एक ही एजेंडा है, अपना परिवार बचाओ, परिवार के लिए भ्रष्टाचार बढ़ाओ। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है देश का विकास रोकना, अपने कुशासन पर पर्दा डालना और अपने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई को रोकना। इनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, नफरत है, नफरत है, घोटाले हैं, नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं, ऐसा कहते हुए पीएम सीधे विपक्षी दलों पर एक बड़ा हमला करते हुए। लेकिन आज की अड़ी में क्या, जल्दी से बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं। आज हम अड़ी में 3 अहम पॉइंट लेकर आ रहे हैं, बहस के बिंदु। पहला, 2024 के लिए पार्टी से ज्यादा गठजोड़ पर जोर क्यों, जो दोनों तरफ दिख रहा है। दूसरा, जल्दी से दिखाते हैं आपको, विरोधियों के लिए करप्शन का नैरेटिव कैसे काम करेगा जबकि सत्ताधारी गठबंधन में भी दाग हैं, और ये हम क्यों कह रहे हैं, आंकड़ों के साथ आपके सामने रखेंगे। और तीसरा जो बिंदु है वो ये कि अगला चुनाव चेहरे पर नहीं, दलित वर्सेस ओबीसी पर लड़ा जाएगा। शायद इसीलिए वो तमाम छोटी पार्टियां जो ओबीसी वोट बैंक में बहुत दखल रखती हैं या दलित वोट बैंक में दखल रखती हैं, उनको साथ लाने के लिए होड़ मची हुई है। देखिए, अड़ी में आज जो हम चर्चा करने वाले हैं उसके लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। वो कौन सा पैनल है, जल्दी से आपको बताते हैं। मेरे साथ यहाँ पर अलका लांबा जी हैं कांग्रेस पार्टी से, डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान जी हैं बीजेपी से, मनोज कुमार जी हैं चुनाव विश्लेषक, आशुतोष जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप चारों का बहुत स्वागत है। मैं आपके पास आता हूं, लेकिन मैं जरा अपना आपसे बात करूंगा, लेकिन इससे पहले कुछ अहम नंबर मैं दिखाना चाहता हूं, क्योंकि हमने 3 बिंदु यहाँ पर बताए अड़ी के। आपको वो दिखा देते हैं ग्राफिक। अच्छा, वो ग्राफिक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले मैं अलका लांबा जी आपसे शुरू करता हूं। आपने सुना यहां पर इंडिया नाम रखा आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे पहले जब बोल रहे थे उन्होंने साफ कहा कि यहां पर फैमिली फर्स्ट, नेशन नथिंग, यानी वो साफ साफ आपको बताते हुए कि आप लोग केवल परिवारवाद 2024 के लिए, केवल सत्ता पाने के लिए तमाम दलों को पहले 15 थे अब 26 हो गए, पूरा जोर इसीलिए कि हमें वहां सत्ता पानी। गौरव जी, 140 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री को आपने भी सुना, मैंने भी और आपके दर्शकों ने भी, लग रहा था कि देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है। बॉडी लैंग्वेज देखी थी, गाना याद कर रहे थे, मणिपुर याद नहीं आ रहा, 70 दिन से चल रहा है। बिल्कुल, ये 26 वो धर्मनिरपेक्ष दल हैं जो देश के संविधान को बचाने निकले हैं, देश के लोकतंत्र को बचाने निकले हैं, देश की संवैधानिक संस्थाओं को बचाने निकले हैं। और बिल्कुल मैं कह रही हूँ, यही 26 दल 2024 में भाजपा को सत्ता से 9-2-11 करने वाले हैं। दुर्भाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री, एनडीए 25 साल बना रहे एनडीए के,
कहां गई शिवसेना आपके साथ थी उस 25 सालों में? कहां शिरोमणि अकाली दल इसी 25 सालों में शुरू में आपके साथ थे? आज वो सब आपका साथ छोड़ गए, एनडीए को आप भूल चुके थे। मैं एक अकेला, हाँ, सब पर भारी, सीना ठोक कर प्रधानमंत्री कहते, तब एनडीए याद नहीं आया कि अकेला अच्छा, आप नहीं हो। कह रही हैं कि पहले वो अकेला की रट लगाते थे और अब वो सबको साथ लेकर क्यों आ रहे हैं? चलिए मैं गुरु प्रकाश पासवान जी से ये सवाल ले लेता हूं। गुरु प्रकाश पासवान जी, पहले यही कांग्रेस यही तो कह रही है कि आप लोग कहते थे कि बीजेपी अकेले हरा देगी कांग्रेस को और उन तमाम विपक्षी पार्टियों को। आज आप लोग वो 26 ला रहे हैं तो 38 ला रहे हैं और बहुत सारे ऐसे ला रहे हैं जिनके पास ना एक एमपी ना एमएलए। तो गठजोड़ पर इतना गौरव जोर जी, क्यों? नहीं गौरव जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी साथियों को हमारा नमस्कार। देखिए, बहुत दुख होता है जब कांग्रेस के लोग संविधान और लोकतंत्र की बात करते हैं। इस देश के इतिहास में, इस देश के गौरवशाली इतिहास में आपातकाल सिर्फ एक बार लगा है और किसने लगाया है ये देश की जनता जानती है। और इंडिया बोलते हैं, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये बोलने वाले आज इंडिया का फिर से उपयोग कर रहे हैं, पॉलिटिकल उपयोग कर रहे हैं। मुझे लगता है देश की जनता समझदार है, आगे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस वक्त कांग्रेस के लोग, ये विपक्ष के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उसी आपको वक्त इंडिया के नाम पे दिक्कत है? रायपुर में दलित समाज के युवक निर्वस्त्र आंदोलन कर रहे थे। उसी वक्त छत्तीसगढ़ के रायपुर में, आपको इंडिया के नाम पे दिक्कत है अगर विपक्षी दलों ने इंडिया का नाम रखा? आंदोलन कर रहे थे। नहीं, ये पुराना शिगुफा है, ये पुराना शिगुफा है इनका। लेकिन मेरी बात पूरी हो जाने दीजिएगा एक बार गौरव जी। जिस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी वक्त छत्तीसगढ़ के रायपुर के सड़कों पे दलित समाज के युवा निर्वस्त्र आंदोलन कर रहे थे। इनकी संवेदनशीलता मर चुकी है। दलित समाज का युवा बिना किसी कपड़े के आंदोलन कर रहा है और अपने सम्मान के साथ समझौता तभी करता है जब स्वाभिमान नहीं बचता है। आपने कैसी स्थिति पैदा कर दी है, आपने कैसी स्थिति पैदा कर दी है। राजस्थान में दलितों पर अत्याचार हो रहा है, छत्तीसगढ़ में दलितों का जो कलंक है उसे धो नहीं सकते आप। मुझे लगता है मेरी बारी है शायद गौरव जी। अलका जी, गौरव जी शायद मेरी बारी है। गौरव जी, मैंने उनके बारे में नहीं बोला था, मैं चाहता तो बोल सकता था। बोलिए गौरव जी, ये लोकतंत्र की दुहाई दे रही थी, खुद अपने बारे में बोलती हैं और दूसरों को। गौरव जी, ये लोकतंत्र की दुहाई दे रही थी, खुद बोलती हैं और फिर सुनने का भी धैर्य रखिए, ज्यादा अच्छा रहता है। छत्तीसगढ़ के सड़कों पे निर्वस्त्र आंदोलन कर रहा है दलित समाज का युवा और आप अलायंस को इंक्लूसिव बोलते हैं, और आप अलायंस को इंक्लूसिव। गौरव जी, इस प्रकार से एक करके ना, अलका जी आप बोल रहे थे तो कोई नहीं बोल रहा था। छत्तीसगढ़ के सड़कों पे दलित समाज के युवा निर्वस्त्र आंदोलन, प्राइमरी व्यू रखने दीजिए, फिर आप सब बोलिएगा। अभी आप सबसे बात करेंगे। एक मिनट अलका जी, आ रहा हूं। अलका जी आ रहा हूं, बोलिए। गुरु प्रकाश पासवान, अपनी बात जल्दी पूरी कीजिए, आपकी लंबी बात हो गई, जल्दी पूरी कीजिए अपनी बात। नहीं, जल्दी कैसे? आप लगातार आप उनको अलाउ कर रहे हैं हस्तक्षेप करने को, ऐसे थोड़ी होता है। हम अपना समय तो लेंगे। मैं कहां अलाउ कर रहा हूं? मैं तो आप उनको रोक रहा हूं ताकि आप बोल सकें। सड़कों पे दलित समाज का युवा, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के रायपुर के सड़कों पे दलित समाज का युवा निर्वस्त्र आंदोलन करने को मजबूर है और ये लोग वहां राजनीति कर रहे हैं। लालू यादव जी कहां चले गए? नीतीश कुमार जी कहां चले गए? तेजस्वी यादव कहां चले गए? उनको तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बोलने का मौका नहीं दिया। ये चोर मौसेरे भाई हैं, ये भानुमति का कुनबा है और कुछ भी नहीं है। परिवारवाद, अपराध और भ्रष्टाचार कुल मिलाकर के कुल जमा 20 लाख करोड़ को कैसे बचाना है, अपने बेटे को कैसे स्थापित करना है, अपनी बेटी को कैसे स्थापित करना है। इनको गरीब के बेटे बेटियों से कोई संबंध नहीं है। शुद्ध रूप से परिवारवादी, अपराधी और भ्रष्टाचारी ताकतें हैं जो एक साथ आए हैं। ठीक है अलका जी, मैं आता हूं, आप जवाब दीजिएगा। अलका जी अभी आता हूं, आप पूरा जवाब दीजिएगा, आपको पूरा मौका दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो हमारे दो और एक्सपर्ट्स हैं, जो और दो पैनलिस्ट हैं, उनके प्राइमरी व्यू हो जाए, फिर मैं आपके पास आता हूं। आशुतोष जी, आपका क्या कहना है इस पर, एनडीए वर्सेस इंडिया पर? नहीं, मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि अभी तक 2014 के बाद से ऐसा इंप्रेशन जा रहा था जैसे इस देश पर सिर्फ एक पार्टी और एक व्यक्ति का शासन है। अगर आज भारतीय जनता पार्टी को 37 दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लाने की जरूरत पड़ रही है तो ये अच्छी बात है और इसका स्वागत होना चाहिए। और दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ अगर दूसरी 25 पार्टियां आ रही तो उसका भी स्वागत होना चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर सिर्फ एक जाति, एक धर्म और एक वर्ग के लोगों का शासन के लोग नहीं रहते हैं। यहाँ पे हर जाति, हर धर्म के लोग रहते हैं और ये डाइवर्सिटी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर वो डाइवर्सिटी आज भारतीय जनता पार्टी को भी उस डाइवर्सिटी की जरूरत पड़ रही है, उस डाइवर्सिटी की जरूरत अगर आज कांग्रेस को भी जरूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान के हर तबके की नुमाइंदगी कम से कम हो रही है और हर तबके का वोट लेने की कोशिश दोनों पक्ष कर रहे हैं। इसका स्वागत होना चाहिए। दूसरी बात है इस पूरे मसले के ऊपर, वो ये कि ये आज से ये लड़ाई शुरू हुई है और ये 2024 के लिए
एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि जो प्रधानमंत्री ये कहते थे कि एक अकेला सब पे भारी, अगर उनको आज 37 और दलों की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब यह कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मन में कहीं ना कहीं कोई चिंता है, कहीं ना कहीं किसी तरीके की कोई आप जिस चिंता की तरफ जिक्र कर रहे हैं आशुतोष जी, उस पर आगे बात करेंगे और गुरु प्रकाश पासवान जी भी उस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे साथ चुनाव विश्लेषक मनोज जी भी हैं। और मनोज जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं कुछ अहम नंबर दिखाना चाहता हूं जिसे देखकर आप तमाम दर्शकों को गठबंधन का पूरा गणित समझ में आ जाएगा। आपको दिखाते हैं, यहां देखिए आपके सामने विपक्षी मोर्चे का नाम भी हम दिखाएंगे, आपको बताएंगे कितने गठबंधन है, लेकिन देखिए कितने दल किसके साथ हैं। आप ये देखिए, आप देखिए 38 दल एनडीए में आ चुके हैं, जिनकी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो मीटिंग चल रही है। और विपक्षी गठबंधन इंडिया में 26 सियासी पार्टियां हैं जिनकी यहां पर अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। 2024 का चुनाव जीतने के लिए सरकार और विपक्ष दोनों का जोर गठबंधन बनाने पर है। आपको एनडीए और यूपीए में शामिल पार्टियों की सियासी ताकत दिखा देते हैं। सबसे पहले आप एनडीए की तस्वीर देखिए। एनडीए में ऐसी कई पार्टियां हैं जिनके पास एक भी सांसद नहीं है, कुछ पार्टियां जिनके पास एक भी एमएलए नहीं है। सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आपके सामने, आप देखिए आरएलजेडी, इनके पास क्योंकि 2023 में यह पार्टी बनी, एक भी यहां पर इनके पास सांसद नहीं है। आगे बढ़ते हैं, असम की एजीपी पार्टी देखिए, इनके पास वोट तो 8% के आसपास है लेकिन सांसद एक भी नहीं है। आप देखिए यूडीपी, ये एनडीए की पार्टियां हैं, वोट इनके पास 20% के आसपास है, सांसद एक भी नहीं है। आईपीएफटी सांसद 0, बीओपीएफ सांसद 0। ये जो आप देख रहे हैं ये एक भी सांसद नहीं वाली पार्टी। पीएमके तमिलनाडु की पार्टी, एक भी सांसद इनके पास नहीं है। एआईएनआरसी पुडुचेरी, एक भी सांसद इनके पास नहीं है। अब बताइए, ये वो पार्टियां हैं जो एनडीए में शामिल हैं। इसके अलावा अगर जल्दी से बात करें विधायकों की तो अच्छा चलिए, यूपी यहां पर एआईडीएमके की बात कर लीजिए, एक सांसद, एनपीपी की बात कर लें तो एक सांसद इनके पास यहां पर दिखते हैं। और एसकेएम की बात करें तो इनके पास एक सांसद है। आजसू की बात करें एक सांसद, एमएनएफ एक सांसद, अपना दल एस 2 सांसद, एलजेपी बात करें तो यहां पर इनके पास 6 सांसद है, दोनों गुट मिलाकर। आप शिंदे गुट को देख सकते हैं, बीजेपी तो खैर 303 है ही। लेकिन अगर विधायकों की बात करें, केरल विधानसभा में जेआरपी जो इनकी पार्टी है एनडीए की, एक 0 विधायक, आरपीआई 0 विधायक, एसएडी 0 विधायक, टीएमसी 0 विधायक, तमिलनाडु विधानसभा, ये तमिलनाडु वाली टीएमसी है, 0 विधायक, जीएनएलएफ 0 विधायक, बीडीजेएस 0 विधायक। यानी ये यहां पर आपको हम एनडीए की ताकत दिखा रहे थे। अब जल्दी से आपको यहां पर हम दिखाते हैं इंडिया, जो पहले कभी यूपी हुआ करता था, उसकी ताकत दिखा देते हैं। अपना दल कमेरावादी जो यूपी इसमें आ गए हैं, इंडिया में 0 सांसद। सीपीआईएमएल एक भी सांसद नहीं, आरजेडी एक भी सांसद नहीं, आरएलडी एक भी सांसद नहीं, एआईएफबी एक भी सांसद नहीं, जेकेपीडीपी 0 सांसद, जेकेएनसी 3 सांसद, आरएसपी 1 सांसद, आम आदमी पार्टी 1 सांसद, जेएमएम 1 सांसद। अगर बात करें केरल कांग्रेस की तो 1 सांसद, आईयूएमएल 2 सांसद, सीपीआई की बात करें 2 सांसद, सीपीआईएम की बात करें 3 सांसद, समाजवादी पार्टी 5 सांसद, जेडीयू की बात करें जो अब आ गए हैं इधर 16 सांसद, टीएमसी ममता बनर्जी वाली 22 सांसद। ये चलिए ये हम यहां पर ताकत दिखा रहे थे आपको। अब मैं आपके पास मनोज जी आता हूं। देखिए इस को दिखाने का मतलब यही था कि हम बता दें कि जो ये 26 पार्टियां और 38 पार्टियों का जो ये मेला लगा हुआ है, जो गठजोड़ है, इसमें दरअसल तमाम पार्टियों की ताकत क्या है। सवाल मेरा अब आपसे यही है मनोज जी कि ये एक भी एमएलए नहीं, एक भी एमपी नहीं, फिर भी सबको साथ लिए आ रहे हैं, इसके पीछे मकसद क्या है, इतना जोर क्यों है गठजोड़ पर? देखिए, पहले शुरुआत करता हूं मैं आशुतोष जी की ही बात से कि प्रधानमंत्री को इतने बड़े लोगों और इतने दलों के साथ आना पड़ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र में किसी चीज़ की स्थापित हो रही हैं रीजनल पार्टियां जितने भी एनडीए के साथ जुड़ रही हैं। पहले मैं एनडीए से बात करता हूं। लोग 2002, 2001 और 2004 के चुनाव की बात मैं करता हूं। 2002 में एक तरह से इंडिया साइनिंग की बात हुई थी और 2001 में लगा था कि ये बीजेपी जो है एक बड़े पार्टी के रूप में उभर रही है। लेकिन 2001 में उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा कि उनकी सीटें घटी, 2002 में चुनाव हारे और ये संकेत मिलने लगा था कि बीजेपी अब ये सत्ता से बाहर आ जाएगी। 2004 में वो सत्ता से बाहर हो गई थी। लेकिन आज के डेट में उस समय जो घटनाएं हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी जो अयोध्या में शिलान्यास की स्थापना के लिए अशोक सिंघल ने आंदोलन चला था, तो काफी एग्रेसिव हो गए थे आडवाणी जी और उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया था, जो कि आज के डेट में भी अयोध्या में लोग याद रखते हैं कि वो 3 दिनों का कर्फ्यू कितना भयानक था। तो इस स्थिति में क्या हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी
पार्टी अपने हिंदुत्व छवि को खोते जा रही थी, रीजनल पार्टियां उनके ऊपर हावी होते जा रही थी। और हुआ क्या कि इंडिया साइनिंग तो किया लेकिन सत्ता से बाहर बीजेपी को कर गया। आज के डेट में बता दूं कि जितनी भी रीजनल पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रही हैं वो हिंदुत्व के नाम पे जुड़ रही हैं और हिंदुत्व के नाम पे वोट लेना चाह रही हैं। रीजनल पार्टियां एक होती हैं जो अपने जात, अपने कास्ट, अपने कम्युनिटी के ऊपर अपना स्थापित रहती हैं और वही उनका वोट बैंक होता है। जैसे जेडीयू की बात करें तो ओबीसी का था और उसके बाद भी उन्होंने महादलित एक गठबंधन बनाया था जिसको लेकर मांझी और ये लोग थे। तो भारतीय जनता पार्टी इन स्टेट में छोटे छोटे गुट को, जैसे रामविलास पासवान के बेटे चिराग की बात करें और कुशवाहा की बात करें, इन लोगों को लाकर उन गैप को कम करने की कोशिश कर रही है। जैसे मैं भारत में 30% से ऊपर 11 ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, जिसमें 2014 में बीजेपी 5 सीटें जीती थी और 2019 में भी 5 सीटें जीती थी। उसकी सीटें बदल गई थी, लोकसभा बदल गया था, लेकिन उसके चेहरे पे और उसके चीजों पे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था उनके सेहत पे। तो जात के हिसाब से, मैं ये पूछ रहा हूं, इनके पास ताकत नहीं है या ताकत है? अगर सांसद नहीं है, एमपी नहीं है, एमएलए है, ताकत है, लेकिन इन पर इतना जोर क्यों? गौरव जी, ताकत तो है इन रीजनल पार्टियों के पास, लेकिन वो कांग्रेस को कितना आगे बढ़ा सकती हैं? कांग्रेस के पास अपना वोट कितना है? यूपीए गठबंधन अब जो कि इंडिया हो गया है, इस गठबंधन को लेकर आप कितना आश्वस्त हो सकते हैं कि इनके वोट शेयर वोट लेकर कितना आप जीत पाएंगे? सेम एनडीए के साथ भी है? नहीं, सेम एनडीए के साथ नहीं है। एनडीए के साथ अपना वोट बैंक है और आप देखिएगा पूरे आंकड़ा निकालकर 542 सीटों का निकाल लीजिए, 43 सीटों का, तो 100 ऐसी सीटें हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी मात्र 1.5 से 2% वहां का वोट उठा ले तो उन सीटों पे आज इफेक्ट डालेगा। और यही इसी को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी जो है, एनडीए है, वो अपना गठबंधन बना रही है। जैसे आसू की मैं बात, एक छोटे से स्टेट की बात कर दें, आसू जब झारखंड में विधानसभा चुनाव में अलग हुई तो उसने बीजेपी को बाहर कर दिया। वोट परसेंटेज उसको पिछली तो आप कह रहे हैं कि वोटों का गणित है पूरा? हाँ, आप कह रहे हैं, और दोनों के लिए वैरी करता है। हाँ, और भारतीय जनता पार्टी को कम वोट परसेंटेज चाहिए बनिस्पत यूपीए में कांग्रेस को जीतने के लिए, और कांग्रेस के लिए तो सबसे बड़ी समस्या यही अलका लांबा, देखिए भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा नहीं चाहिए, वो छोटी छोटी पार्टियां ला रहे हैं, वो 2-4% भी वोट आ जाएगा तो वो एक बड़ा अंतर क्रिएट कर देंगी। आप कैसे जीतेंगे इन छोटी पार्टियों के सहारे? देखिए, हम लोग 2004 से 14 तक मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार चलाई या नहीं चलाई, तब भाजपा कहां थी? भाजपा उससे भी बदतर पोजीशन में जाने वाली है। कारण है उसका 9 साल में प्रधानमंत्री जी पूरे विपक्ष की जो एकता और मीटिंगों से बौखला कर विपक्ष, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, अरे नहीं प्रधानमंत्री जी, देश का किसान, बेरोजगार युवा, सरहद पे खड़ा जवान आपसे ये पूछ रहा है, आपने 9 साल देश के दलित आदिवासी के लिए आपने क्या किया है? आप बताएं। किसानों की आय दुगनी नहीं हुई है, रोजगार नहीं है, महंगाई चरम पर है। जवाब इस पे देना है। स्वाभाविक है, जब इसके जवाब नहीं होंगे तो यही जो ताकत भाजपा की बना था और इनको 300 से ऊपर सीटें दी, वो इन्हें अब नहीं मिलती हुई दिख रही है। और इन्हें मालूम है जो क्षेत्रीय दल 38 है इनके साथ, उसमें से 28 नंबर याद रखिएगा। मैं अलका लांबा आपको रोकना चाहूंगा। देखिए, एक ट्वीट आ गया बीजेपी का, फिर गुरु प्रकाश पासवान जी से उस पर रिप्लाई भी लूंगा। देखिए, आपसे भी रिएक्शन लूंगा। आपने इंडिया रखा है अपने गठबंधन का नाम, बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से एक ट्वीट आया है, ब्रेकिंग न्यूज है। वो कह रहे हैं कि जिस इंडिया को दुनिया भर में बदनाम करते फिरते हैं, अपने अस्तित्व और परिवारों को बचाने के लिए उसके नाम का ही सहारा लेना पड़ा। बीजेपी ने करारा हमला बोला है विपक्षी गठबंधन के नए नाम पर। वो कह रहे हैं और तो और वो नाम भी सही से नहीं ले पा रहे हैं। उन्होंने यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे का एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें वो जब अपने इंडिया का फुल फॉर्म बता रहे थे तो आई जो पहला जो था उसका वो सही से नाम नहीं उच्चारण नहीं कर पाए, और इसी पर निशाना साधते हुए यहां पर #फ्रॉड अपोजिशन का यहां पर इस्तेमाल करते हुए बीजेपी ने कहा है कि जिस इंडिया को दुनिया भर में बदनाम करते फिरते हैं उसी के नाम का सहारा लेना पड़ रहा है अपने अस्तित्व और परिवारों को बचाने के लिए। अलका लांबा, आप ही से एक रिएक्शन, क्या कहेंगे इस पर? फिर मैं गुरु प्रकाश पासवान के पास जाऊंगा। देखिए, देश के खजाने से 8,000 करोड़ का जहाज वीवीआईपी खरीद कर उसमें बैठकर
है ना, पूरे विश्व का भ्रमण किसने किया, क्या विश्व से लाए, क्या विश्व को दिया, ये सब जानते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने इंडिया, वो शब्द कान आज भी गूंजता है जब वो इंग्लैंड में कहीं जाकर कहते थे छी छी कैसे देश में पैदा हो गए, भारतीय ऐसे कहते थे, क्या पाप किया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विदेशी धरती पर भारतीयों के लिए कहे गए शब्द थे। नहीं, वो ये कह रहे हैं, अच्छा ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि आपने उसी इंडिया को दुनिया में जाके बदनाम किया विदेशों में, और आपको उसी के नाम का सहारा लेना पड़ रहा है। अलका लांबा, आपसे सवाल है। नहीं, आज इंडिया का मतलब क्या है, मैं ये बोल रही हूँ। इंडिया का मतलब हमारी बेटियां हैं। ब्रजभूषण के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई के लिए ये चुप रहते हैं। इंडिया क्या है? इंडिया मणिपुर है, 70 दिन से जल रहा है। इंडिया भारत का बेरोजगार युवा है, जो बेरोजगार है, यू मांग रहा है। चीन के आंख लाल करके दिखाना था, और आज आप $100 करोड़ के निवेश के घाटे में हैं। आप कहते हैं कोई गुस्सा नहीं था। आइडिया ऑफ इंडिया, इंडिया ये है जिसे ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से प्रधानमंत्री। चलिए ठीक है, तो ये बीजेपी का ऑफिशियल रिएक्शन आया, उस पर मैंने आपसे रिएक्शन ले लिया, लेकिन मैं फिर से अपने मुद्दे पर आऊंगा। गुरु प्रकाश पासवान जी, ये 0 नंबर वाले इतने 1 दर्जन से ज्यादा दलों को, लगभग 20 के आसपास हैं, इन दलों को साथ जोड़कर आप क्या भविष्य देख रहे हैं 2024 में? नहीं, देखिए, ऐसा ही प्रश्न 2019 में भी किया गया था। 2014 से कहीं बड़ा मैंडेट, और इस देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो मामक होता है वो देश की जनता होती है। देश की जनता ने अपने जनादेश के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया था। 7 स्टार होटल में बैठक करने वाले, चार्टर प्लेन पे जाने वाले, वो इंडिया की बात करते हैं, वो भारत की बात नहीं करते हैं। उनको भारत से दिक्कत है। इनके आइडिया ऑफ इंडिया में दलित नहीं है, तभी तो दलित निर्वस्त्र होकर आंदोलन कर रहा है। इनके आइडिया ऑफ इंडिया में आदिवासी महिला नहीं है, आदिवासी की बेटी नहीं है, तभी तो इनके नेता उनके बारे में आप शब्दों का उपयोग करते हैं और ये चू तक नहीं करते हैं। कोई चारा घोटाला करता है। गौरव जी, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। नहीं, आप नहीं बोल रहे थे, बोलिए। अलका जी सुन लेते हैं पूरी बात। गौरव जी, अच्छे से डिबेट हो रही है, अलका जी सुन लेते हैं, फिर आपके पास आता हूं। बोलिए गुरु प्रकाश पासवान। गौरव जी, संविधान और लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, अब यहां भी आपातकाल लगाएंगे लगता है कांग्रेस के लोग। यही इनके संस्कारों से मुझे लगता है। लेकिन शुद्ध रूप से मैं बताना चाहता हूं, इनके आइडिया ऑफ नहीं, लेकिन आप मेरे सवाल से अलग चले गए। मैं कांग्रेस पर तो सवाल पूछ ही नहीं रहा था। अरे बौखलाइए मत अलका दीदी। अलका जी एक मिनट। गुरु प्रकाश पासवान, मैंने कांग्रेस पर सवाल नहीं पूछा आपसे। मैंने सवाल पूछा ये 0 नंबर वाली पार्टियों को लाकर 2024 में क्या भविष्य देख रहे हैं? इनका हर जवाब कांग्रेस पे है। गौरव जी, मैं आशा करता हूं मुझे बोलने का पूरा मौका मिलेगा। गौरव जी, मैं आशा करता हूं मुझे बोलने का पूरा मौका मिलेगा, क्योंकि इनके बारे में मैं बोल सकता था, लेकिन मेरे पार्टी के ऐसे संस्कार नहीं है। धन्यवाद। इनकी बौखलाहट दिख रही है। आज जो लालू यादव अपनी, अब फिर देखिए, मैं गौरव जी इस प्रकार से, मैं तो आप तो अब मुझे बुलाइए, आप बोलिए ना महाराज, आप भी गुरु जी आप ही बोलिए। इनकी बौखलाहट दिख रही है। नहीं बोल रही हैं, बोलिए। नहीं, ये देखिए, मैं इनके बीच में बोल रहा था क्या गौरव? बोल रहे थे, बोलिए। नहीं, ये इनकी बौखलाहट है। इनकी बौखलाहट है कि इनके आइडिया ऑफ इंडिया में दलित नहीं है, इनके आइडिया ऑफ इंडिया में वो आदिवासी की बेटी नहीं है। इस देश में 75 साल का समय लग गया, 75 साल का समय लग गया एक आदिवासी की बेटी को राष्ट्रपति भवन पहुंचने में। आप कहते हैं कहां है विकास? जो यहां पे 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी हुआ करता था, आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आज भारत कहता है तो दुनिया इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बनाता है। आज भारत कहता है तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया जाता है। आज G20 की अध्यक्षता भारत करता है। भारत ऑपरेशन 150 से अधिक देशों को वैक्सीन सप्लाई करता है। आज भारत तय करता है। 5 सेकंड चाहता हूं, 5 सेकंड चाहता हूं। मैं 5 सेकंड चाह रहा हूं। गुरु प्रकाश जी, आप दूसरे पैनलिस्ट पे चले गए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो 0 नंबर वाले MP और MLA वाले जो पार्टियां हैं, इनके साथ क्या भविष्य आप 2024 में देख रहे हैं? मैं तीसरी बार आपसे सवाल पूछ रहा हूं, प्लीज इस पर आंसर कीजिए। नहीं, देखिए, ये शुद्ध रूप से एनडीए गठबंधन धर्म, ये पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी लेकर के आए थे कि गठबंधन भी एक धर्म होता है। हमने तो 22-22, 30-30 पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अपनी सरकार चलाई है। हमारा संकल्प है सशक्त भारत। हम लोगों ने तय किया था कि 150 से अधिक देशों को वैक्सीन सप्लाई करेंगे, तो हमने किया। इनके शासनकाल में पोलियो में कितना वैक्सीन लग गया, कितने साल लग गए? हमारा सपना है सशक्त भारत का। आप इंडिया की बात करिए, आप चार्टर प्लेन में चढ़िए, आप 7 स्टार होटल में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। हम भारत के दलित, भारत के आदिवासी, मैं अब जरा
उस मुद्दे पर भी आना चाहता हूं जो आज प्रधानमंत्री ने पोर्ट ब्लेयर में जो सौगातें दी अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, और उस समय जो उन्होंने बोला, मैं उस पर भी आना चाहता हूं, और वो है करप्शन। वो है, उसका मुद्दा जुड़ता है ईडी से। आशुतोष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं वो उस पर भी बात करना चाहता हूं, और उसको लेकर भी हमारे पास एक ग्राफिक रिपोर्ट है। 24 के चुनावी घमासान से पहले दोनों खेमों का विस्तार तो हो रहा है, लेकिन इसकी एक खास कड़ी क्या ईडी जैसी संस्था को माना चाहिए? आइए ग्राफिकल रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि किस सरकार में ईडी की कितनी कार्रवाई हुई है। जरा ध्यान से समझिएगा, इसको समझना पड़ेगा, ये डेटा है इसको। अगर हम यहां पर बात करें ईडी का गठबंधन, क्वेश्चन मार्क, किस सरकार में ईडी का कितना रोल, पहले आपको दिखा देते हैं इस सरकार का, यानी एनडीए 2 जो अभी मौजूदा सरकार है, उनकी बात करें 2014 से अभी तक। जरा इसको जूम इन करिएगा पीसीआर। 115 विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हुई है ईडी की तरफ से 2014 से अभी तक, जिसमें, और इसके अलावा 6 बीजेपी और सहयोगी दल के नेताओं पर, कुल 121 नेता जांच के दायरे में हैं, जिसमें से 95% विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हुई है। सिमिलरली अब अगर यूपीए 1 और यूपीए 2 10 सालों का शासन देखें 2004 से 2014, तो 14 विपक्षी नेताओं पर ईडी ने कार्रवाई की, 12 कांग्रेस और सहयोगी दल के नेताओं पर कार्रवाई की, कुल 26 नेता थे जो जांच के दायरे में आए, और 54% कार्रवाई विपक्षी नेताओं पर यहां पर हुई। तो यहां पर ये ईडी का हम आपके पास यहां पर डेटा दिखा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ईडी की कार्रवाई और उसके आंकड़े तो आपने देखे, लेकिन कितने नेता किस दल के हैं जो ईडी की जांच में फंसे हैं, जल्दी से ये भी देखिए। कांग्रेस के 24, 11 एनसीपी के, डीएमके के 6, आरजेडी के 5। हालांकि जो 11 एनसीपी के हैं इसमें से कुछ अब इधर एनडीए में भी हैं। इधर आप देखिए समाजवादी पार्टी के 5, आम आदमी पार्टी के 3, वाईएसआरसीपी के 3। ये ईडी की जांच में फंसे नेताओं का नंबर है। ये इसके अलावा भी यहां पर नंबर है। देखिए बीजेपी और सहयोगी दलों की बात करें तो 6, टीएमसी की बात करें तो 19, शिवसेना 8, बीजेडी 6, बीएसपी 5, टीडीपी 5, आईएनएलडी 3। ये तमाम जो नेता जिनके ऊपर ईडी की जांच इस वक्त चल रही है, सीपीआईएम 2, एनसी 2, पीडीपी 2, एआईएडीएमके 1, एमएनएस 1, एसबीएसपी 1, टीआरएस 1। ये तमाम वो पार्टियां जो ईडी की जांच में जिनके नेता फंसे हैं। सीधे चलते हैं अब अपने पैनल के पास। गुरु प्रकाश पासवान, आपसे ही सवाल। इनके दाग दाग, आपके दाग पानी, इनके नेता करप्शन में फंसे, और आपके नेताओं पर देखिए गौरव जी, ये देश जानता है कि 2014 के पहले आप अखबार खोलते थे तो 2G, CWG, जीजा जी, 2014 के बाद में दावे के साथ कहता हूं, एक भी करप्शन का दाग किसी भी बीजेपी के मंत्री पे लगा हो? शून्य। जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। इनके शासनकाल में विजय माल्या आइए पैसा ले जाइए, नीरव मोदी आइए पैसे ले जाइए, सब के सब इनके शासनकाल में इन्होंने बैंकों को नुकसान किया है। और आज हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के रेट से 1 लाख करोड़ की संपत्ति को अटैच किया है, और जो पैसे इनके शासन में लोग लेकर के भागे थे उन पैसों को हमने वापस लाने का काम किया है। आज भी कांग्रेस पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं, राहुल गांधी जी बेल पे हैं, सोनिया गांधी जी बेल पे हैं, राहुल गांधी जी एक मामले में सजा याफ्ता भी हैं। तो जितने भी इनके साथी हैं लाइन से आप देख लीजिए, लालू यादव चारा घोटाला, तेजस्वी यादव रेलवे घोटाला, उद्धव ठाकरे आम आदमी पार्टी, हर जगह कोई ना कोई घोटाला है। आज स्पष्ट हो गया है। आप ही के साथ आए राघव चड्ढा, आप ही के गठबंधन में आए, उन्होंने एक ट्वीट किया सुबह, 38 पार्टी एनडीए ब्रॉट टू यू बाय #ED। मतलब गौरव जी, ये सच है कि ईडी का दुरुपयोग केंद्र की भाजपा सरकार ने किया। आंकड़े आपने ही दिखा दिए। 95% मामले विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हुए। ठीक है, हमने कहा दुरुपयोग किया, हमने तो बस आंकड़े दिखाए। लाइसेंस दिया था, रॉबर्ट वाड्रा लाइसेंस करप्शन करते थे, कलमाडी क्या करते थे, सीडब्ल्यूजी क्या करते थे, कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला आपने किया, कोयला घोटाला आपने किया, 2G घोटाला आपने किया, तो उसकी जवाबदारी तो बनती है ना अलका जी, उसकी जवाबदारी कौन तय करेगा? अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा? आपके समय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोते की तरह, आपने सीबीआई में को पिंजरे में बंद तोते की तरह रिलीज किया है। 70,000 करोड़ आज भी यही है। आपको बताने की आवश्यकता है, आपको स्पष्टता से बताने की आवश्यकता है कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बोला था? सारे भ्रष्टाचारियों पर आरोप लगाकर उन्हें क्लीन चिट देकर मामले खत्म करके भाजपा लेकर अपना कुंबा मजबूत। राहुल गांधी जी बेल पे, ये भी बता दीजिएगा। राहुल गांधी जी बेल पे हैं, सोनिया गांधी जी बेल पे हैं, हजारों करोड़ों के स्कैम में जेल में होते बेल पे बाहर है, ये बता दीजिए आप देश की जनता को। क्लीन चिट दी, ना कोई गुस्सा था। तो 56 इंच का सीना आज 38 राजनीतिक दलों के दम पर अपनी नैया पार लगाना चाहता है, लेकिन ये नहीं बता रहा
कि 9 साल में देश के लिए किया क्या आपने? आपके खजाने में 5,000 करोड़ चुनावी चंदा इलेक्ट्रल बॉन्ड में। देखिए अलका जी और गुरु जी, देखिए आप लोग ना प्रिसाइज नहीं रहते, आप लोग एक्विजिशन करने लगते हैं एक दूसरे के ऊपर। हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, ईडी की बात कर रहे हैं, ईडी पर बात आप कहां से कहां चले गए। मैं एक बार आशुतोष जी को भी लाना चाहता हूं। आशुतोष जी आपने सुना यहां पर ईडी जो ये बार बार विपक्षी दल कह रहे हैं कि ब्रॉड बाय ईडी, ये कितना बड़ा मुद्दा दिखता है आपको आने वाले चुनाव में? नहीं, मुझे लगता है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जिस तरीके से बेजा इस्तेमाल पिछले 9 सालों में हुआ, उसकी तो मिसाल भारत के इतिहास में कहीं मिल ही नहीं सकती है। और ये आने वाले दिनों में ये एक बहुत गलत नजीर पेश करेगा, क्योंकि आज आप सत्ता में तो आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, कल आप सत्ता से बाहर होंगे, कल दूसरी पार्टी उसका दुरुपयोग करेगी, और जब दूसरी पार्टी दुरुपयोग करेगी तब क्या होगा? तो देश को रूल ऑफ लॉ से चलाना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए कि आपकी 2 तरीके कानून हो, एक तो वो जो भारतीय जनता पार्टी के लिए, एक तो वो कानून है जो विपक्ष के लिए है। ये देश की लोकतांत्रिक जो नींव है उसको कमजोर करता, देश के लोकतंत्र को कमजोर करता। अगर लोगों के मन में ये शक पैदा हो जाए कि मैं अगर एक पार्टी विशेष के साथ जुड़ा हूं तो मैं कुछ भी करूं और मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो आप सोचिए फिर उसका क्या हाल होगा। तो इसलिए ये अच्छी प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं कि 95% विपत्ति, इसका क्या मतलब है? आपने देखा कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जी अजीत पवार और एनसीपी के बारे में क्या कह रहे थे। खुद देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव के दौरान क्या करा, चक्की पिसिंग की बात कर रहे थे। तो आज आप उनको अपनी पार्टी में लेकर आ जाएंगे, अगर आप उनको अपनी पार्टी में लेकर आ जाएंगे तो आप किस मुंह से कहेंगे कि विपक्ष के लोग। इसी का एक बड़ा सवाल, बड़ा नैरेटिव जो है उस पर एक सवाल पूछना चाहता हूं। आशुतोष जी मैं आता हूं आपके पास, लेकिन मनोज जी मैं आ रहा हूं। गुरुप्रकाश जी आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। मनोज जी, एक सेफोलॉजिस्ट की नजर से मुझे बताइए, अगर भ्रष्टाचार के घोटालों की गारंटी के टर्म का इस्तेमाल प्रधानमंत्री अपने भाषणों में कर रहे हैं, और अगर ये विपक्ष के खिलाफ जाएगा तो ये पक्ष के खिलाफ क्यों नहीं जाएगा, अगर ईडी की बात विपक्ष उठा रहा है तो? नहीं, देखिए जब भी आप घोटाला की बात करते हैं, 100 कुछ करोड़ बंगाल में पकड़ा जा रहा है एक नेता के घर से, तो आप उसको साबित ये नहीं कर सकते हैं कि वो करप्शन नहीं था। ये करप्शन था, तभी 100 कुछ करोड़ रुपया किसी के घर से निकल रहा है, इतना बड़ा अमाउंट नहीं आ सकता था। मेरा कहना है कि जिस तरीके से गुजरात में कांग्रेस ने गुजरात दंगे के बाद मोदी पे, अमित शाह पे सारे केसेस किए, लेकिन उसको अंजाम तक नहीं दे पाए और जनता को लगा कि ये सारे फेक थे और ये लोग सिर्फ उसका इस्तेमाल किए थे। उसी तरह से आज मैं ये कहूंगा कि यदि भारतीय जनता पार्टी इतने नेताओं के ऊपर जो केसेस किए हैं, यदि उसकी सजा नहीं दिला पाते हैं और लोगों को नहीं बता पाते हैं कि ये करप्ट हैं या इन्होंने करप्शन में शामिल थे, उसका ये प्रूफ है, तो हो सकता है कि वही चीज आज उनके लिए भी भारी हो सकता है। ठीक है, नहीं, लेकिन आप जल्दी से मुझे एक चीज और यहां पर जाननी है आपसे, क्योंकि यहां पर अभी देखिए, क्योंकि 38 वर्सेस 26 की बात हो रही है, हो सकता है चुनाव आते आते ये और वो हो जाए। लेकिन ये जो गठबंधन आपको दिख रहा है, ये जो चुनाव अगला दिख रहा है 2024 का अगला, ये चेहरे पर होगा या फिर चेहरे पर नहीं, दलित वर्सेस ओबीसी होगा? इस पर मैं आपकी राय जानना। नहीं, देखिए एनडीए तो चेहरे पे ही लड़ेगी और उनका चेहरा तो है। रही बात मैंने कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अपने आप को पंजाब में किस तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ स्थापित करे। उसके लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि बंगाल में वो ममता के साथ किस तरीके से खड़े रहे, और उनके लिए यह भी समस्या होगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार में भी अपने आप को किस तरीके से उनके साथ हो, या तो सबसे छोटे दल के रूप में कम सीटें लेकर उनके साथ समझौता करें, या मैं यही सवाल गुरु प्रकाश पासवान जी से भी लेता हूं। गुरु प्रकाश पासवान जी, आपके पास तो चेहरा है, लेकिन आपको सामने कोई चेहरा दिखता है, या वो कह रहे हैं चेहरा वर्सेस मुद्दा, दलित वर्सेस ओबीसी, ये होगा अगला 2024? नहीं, उनके पास ना तो दलित है ना ओबीसी है, सवाल ही नहीं खड़ा होता है। उनके पास तो एक परिवार है, उनके पास तो सिर्फ भ्रष्टाचारी हैं। राहुल गांधी जी बेल पे बाहर हैं, हेमंत सोरेन जी झारखंड में कोयला स्कैम कर रहे हैं, लालू यादव जी चारा घोटाला कर रहे हैं। आपको लगता है देश की जनता के विवेक पे छोड़िए, देश की जनता के विवेक पर छोड़िए, देश की जनता ने सब देखा है कि वो परिवार को सत्ता मिलाना चाहते हैं, वो जीजाजी को ठेका दिलवाना चाहते हैं। आज भी वो जीजाजी को ठेका दिलवाना चाहते हैं। रॉबर्ट वाड्रा का परिवार कैसे समृद्ध हो, राहुल गांधी जी की यही चिंता है। रॉबर्ट वाड्रा बढ़े, हमारी चिंता है देश बढ़े, उनकी चिंता है रॉबर्ट वाड्रा बढ़े। तो ये खत्म हो चुका। अलका लांबा रिएक्ट करेंगे 10 सेकंड में। अलका लांबा 10 सेकंड में रिएक्ट कीजिए, क्या कह रही हैं आप? आज छत्तीसगढ़ में दलित समाज के लड़के निर्वस्त्र आंदोलन कर रहे हैं और आपकी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। रॉबर्ट वाड्रा को आप आगे बढ़ाइए, हम देश को आगे बढ़ाएंगे। आप रॉबर्ट वाड्रा जीजा को आगे बढ़ाइए, हम देश के दलित और आदिवासी को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।